नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गर्त में डूबे मध्य प्रदेश के विकास को एक झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी भारी आवाज में झूठे आंकड़ों के पेवन से ढकने की कोशिश की है, क्योंकि जब भाजपा झूठ बोलती है तो आवाज भारी कर लेती है और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेती है। यह कहना है कांग्रेस का। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व मंत्री तरुण भनोट, जीतू पटवारी, मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर अभय दुबे और मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने संयुक्त पीसी कर कहा कि अमित शाह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उन्होंने बेहतर राज्य बना दिया, मगर सामाजिक और स्वास्थ्य के सूचकांकों के विषय पर जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए खुद मोदी सरकार की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यह कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा। मोदी जी के नीति आयोग ने हाल ही में पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संपत्ति के 12 मानकों पर मध्य प्रदेश देश के 4 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश के 36.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में सबसे ज्यादा गरीबी है। अलीराजपुर 71.3%, झाबुआ 68.86%, बड़वानी 61.60%। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 40% से अधिक गरीबी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज झूठा ढिंडोरा पीटा कि हमने केंद्रीय प्रायोजित योजना में खूब पैसा मध्य प्रदेश को दिया, जबकि सच्चाई यह है कि अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक पिछले 5 महीनों में मात्र 5% राशि खर्च की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल 17 योजनाएं, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना की कुल 12 योजनाएं और इनमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग की कुल 8 योजनाएं, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और जनजाति विभाग की सभी योजनाएं, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव के पर्व पे आपको आंकलन करना है। ये 20 साल, जो वो 20 साल क्लेम करते हैं, उसमें 15 महीने आप हमारे हटा दीजिए। उन्होंने उस 20 साल में या 18 साल में मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया है। मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट किए और कितने बिलियन डॉलर्स की एमओयूज हुए। क्या हुआ उसके बाद? कौन सी इंडस्ट्री आई? कौन से युवा को नौकरी मिली? वो जो आज हैदराबाद, बैंगलोर में जो आईटी हब्स हैं, आप मध्य प्रदेश को उस तरफ क्यों नहीं बढ़ा पाए? इस 20 साल का वो परिवर्तन है। सबसे बड़ी चैलेंज था इस 20 साल में युवाओं का, उनकी शिक्षा का, पब्लिक के स्वास्थ्य का और नौकरी का। और मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री पेश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं 15 साल का मुख्यमंत्री होता, मैं कभी किसी गृह मंत्री को अपने राज्य में, अपनी रिपोर्ट कार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि ये 15 साल शिवराज जी के थे। अच्छे थे या खराब थे उनके ही। और अमित शाह जी को से आप ये करवा रहे थे, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है वो आप पे विश्वास नहीं करते, आपको साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरी कैंपेन अपने हाथ में ले ली। और दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद खत्म हो चुका है। मुझे इसमें दोनों की बू आ रही है। होम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खत्म होते जा रहा है, उसको समझते हुए ये रिपोर्ट का खुद पेश किया। सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ये चीफ मिनिस्टर के प्रशासनिक हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी।
इकबाल सिंह जी मेरे भी मित्र हैं, मैंने भी उनको बहुत काम किए हैं, मगर कुछ प्रशासनिक असूल होते हैं। एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और किस लिए एक्सटेंशन? चुनाव के लिए एक्सटेंशन, अफसरों को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सटेंशन है। ये जो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ही गलत है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी संजय मिश्रा जी के केस में क्या बोला, जो ईडी के हेड हैं, कि आपके पास दूसरा आदमी नहीं है क्या? क्या मध्य प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर काबिल नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी क्या बात है उनमें? ऐसी कौन सी खासियत उनमें जिसके बारे आप उनको अपना चीफ सेक्रेटरी बना के रख रहे हो? और कल जब आप ऐसे व्यक्तियों को बनाते हो तो उनका जो दिमाग होता है वो अपने कार्यों में नहीं होता है, उनका दिमाग पूरे पॉलिटिक्स में होता है। किस तरह से शिवराज जी की पॉलिटिक्स में चलाऊं, किस तरह बीजेपी को मैं चुनाव जिताऊं। और इसलिए जब वो कल कोर्ट के सामने गए 2 दिन पहले, ऐसा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में आया है, कोर्ट ने क्या बोला उनको? पढ़े पक्ष रखने आ गए, भगवान ही मालिक है। कितनी बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की। 5 लाख रुपए फाइन एसएसीएस पे लगा है। शर्म करें शिवराज जी, ये प्रदेश एसएसीएस के लिए नहीं बना है। इस सीएस को खुद अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपना रिटायरमेंट देके इज्जत से चले जाएं। नहीं तो हम उनको मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, हम उनको मनमानी नहीं करने देंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति को जब एक्सटेंशन दिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि उसका हमको पॉलिटिकल उपयोग करना है। तो मैं आज खुली तौर से चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करता हूं, इज्जत से वो अपना त्यागपत्र दें और घर चले जाएं। हम अगले शनिवार से वो स्टार्ट कर देंगे। हम बीजेपी के इस ब्लैकमेलिंग के तरीकों से न छुपने वाले हैं न डरने वाले हैं। कानून की दुनिया में हम रहते हैं, संविधान से हम चलते हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोल दिया अब समय आ गया है एक नया संविधान लाने का। पार्लियामेंट हाउस आ गया और कई बिल्डिंग बन गई, अब वो नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का कोई जगह नहीं होगी। मैं देवरॉय साहब की उस वक्तव्य को की भर्त्सना करता हूं और वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। उनको ये अधिकार किसने दिया था बोलने का कि हम अब समय आ गया है कि हम नया संविधान लेके आए। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। प्रजातंत्र है, यहां रूल ऑफ लॉ है और हम निश्चित रूप से आपको बोल रहे हैं कि हम अगर ये जो चुनाव है हमारा, ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव युवकों की नौकरियों का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं की सशक्तिकरण का चुनाव है। मुझे आज भी याद है 33% रिजर्वेशन महिलाओं को तो दिग्विजय ने दिया था, दिग्विजय सिंह ने दिया था। मैं तो एडवोकेट जनरल था उस वक्त, वो कानून तो मेरे सामने बना था। और 27% आरक्षण ओबीसी को 1994 में पंचायती राज अधिनियम में कांग्रेस की सरकार ने दिया था। और जैसे कांग्रेस की सरकार हटी उसमें स्टे लग गया। तो ये सरकार ना तो ओबीसी की हितैषी है, ना एससी एससी की हितैषी है, ना माइनॉरिटीज की हितैषी है। इसलिए
मैं इनके रिपोर्ट कार्ड को तो देखने को तैयार ही नहीं। इनके रिपोर्ट कार्ड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिस पे मैं कमेंट करूं, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ के भी क्या करेंगे। एक फेल्ड स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड को कौन पढ़ता है? कोई टॉपर हो तो पढ़े उसकी। शिवराज जी, आप टॉपर नहीं हैं, आप फेल्ड स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के, और ये रिपोर्ट कार्ड एक फेल्ड स्टेट की रिपोर्ट कार्ड है जिसको हम लोग देखने को तैयार नहीं है। आज हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के 53 डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जाके युवाओं संबोधन विचार विमर्श होंगे, महिलाओं से विचार विमर्श होंगे, SC ST माइनॉरिटी से होंगे, और एक नई चेतना के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम एक नई सरकार की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू। मैं बोल चुका हूं, जब भी किसी को एक्सटेंशन मिलता है तो उसके पीछे राजनीति देखो। किसी भी ताकत में बहुत सारे सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं और कायदे से जो सेक्शन ऑफिसर्स का पूल है उनमें से एक को आपको चीज बनाना चाहिए। सिस्टम तो यही है, जब आपको अपने पावर का मिसयूज कराना है, उनके पावर का मिसयूज कराना है, तो आप उनको एक्सटेंशन देते हो। और इसके बाद अगली बार मैं खुलासा करूंगा कि इस केस में कितने लोगों को किस प्रकार से एक्सटेंशन। अगले शनिवार को आ रहा हूं, बोल दीजिए। बड़ी डिटेल में आदरणीय विवेक तनखा जी ने आप सबसे अनुरोध किया है कि किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए, बीजेपी को सहयोग करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को बनाए रखने का खामियाजा मध्य प्रदेश भोग रहा है। आप देखोगे कि आज अमित शाह जी ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की अपनी शुरुआत में। उन्होंने कहा कि हम एक जवाबदेही राजनीतिक दल है, जवाबदेह राजनीतिक दल है और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जिम्मेवारी को समझते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या शिवराज जी की लीडरशिप कायम रहेगी, पत्रकार ने, मीडिया ने इनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का मामला, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये हम तय करेंगे कि चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के पहले क्या होगा। यानी इस पूरी भावना से क्या मैसेज दिया कि हमें शिवराज जी के नाम पे भरोसा नहीं है, पब्लिक में उनका नाम डैमेज हो चुका है। ये एहसास उन्होंने अपने आप करके आप लोगों को उत्तर दे दिया। ये जवाबदेही तो उनने स्पष्ट बताई कि हाँ, शिवराज जी का 20 साल का कार्यकाल जिसपे हमें अब भरोसा नहीं है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि ये वो मध्य प्रदेश है जो कुशाभाऊ ठाकरे के समय से आप लोग हमें आशीर्वाद देते आए हैं, और उसके आगे की बात वो बताना भूल गए कि उसी मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के दोनों भतीजे इलाज के अभाव में इंदौर में तड़प तड़प के मर गए कोरोना में। साथियों, उन्होंने बहुत सी बातें कही, बहुत लंबा बोले, बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उन्होंने किसान उत्थान, किसान सम्मान निधि, बिना ब्याज का कर्ज किसानों के उत्थान के लिए तो बोले, पर वो ये नहीं बोल पाए कि डबल इनकम की बात की थी आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने, और उससे 10 साल पहले शिवराज जी बार बार 1 लाख बार बोल चुके थे कि डबल इनकम में किसानों की करूंगा। तो वो ये नहीं बता पाए कि 1920 रुपया जब गेहूं था, धान की ये कीमत थी 200 रुपये बढ़ी पिछले 5 साल में, तो किसानों का उत्थान कैसे हुआ, डबल इनकम कैसे हुई। जवाबदेही आपकी ये भी बनती थी कि किसान आत्महत्या, जब इतनी आपने उत्थान की बात की, लंबे लंबे भाषण दिए, तो फिर किसान आत्महत्या में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्यों है। आपको इतनी ही बात थी तो प्रति किसान 1,30,000 का कर्ज एवरेज क्यों हो गया मध्य प्रदेश में। आपने बिना कर्ज के ब्याज की बात कही, तो फिर प्रति किसान कर्जदार इस प्रदेश में क्यों है जिसका कर्ज किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। आप रोजगार की बात की, युवाओं की बात की, युवाओं के संबल देने की बात की, 1,30,000
युवाओं को 1 साल में मैं रोजगार दूंगा, 1 लाख युवाओं को। शिवराज जी ने कहा था। वो ये नहीं बता पाए कि इस 20 साल में लगभग ग्रामीण और शहर में मिलकर बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार 1 करोड़ नौजवान घूम रहे हैं। इसका दोषी कौन है? अरे इसका दोषी कौन है? शिवराज सिंह की सरकार नहीं है तो कौन है? 40 परीक्षाओं में युवाओं को जो पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिलनी थी, घपले और घोटाले इसी सरकार ने किए, व्यापन से लेकर आज तक। ये जवाबदेही किसकी थी? अरे ये जवाबदेही किसकी थी कि युवाओं के आत्महत्या में भी मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। देश के एनसीआरबी के आंकड़े, आपके आंकड़े, अमित शाह जी के आंकड़े, तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? आपने क्यों डेवलप किया ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश में जिसमें दैनिक वेतन भोगी है, जिसमें संविदा कर्मी है, जिसमें ठेके पे नौकरी करने वालों की एक बहुत लंबी फेरिस्त है, लाखों में। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई आप ये क्यों नहीं बता पाए कि इस प्रदेश में 1,30,000 बैकलॉग के पद एसटी, एससी और ओबीसी के आप खा गए, आपने 20 साल से नहीं भरे। इसके दोषी कौन है? अरे आप ये क्यों नहीं बता पाए आदरणीय अमित शाह जी कि जिस प्रदेश में आप बात करते हो नारी सम्मान की, आप लाडली बहना की बात की, उसमें आपके एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख बहनें गायब हो गई। इसका कौन दोषी है? जिनका अपहरण हो गया, 2 लाख बहनों का अपहरण हो गया। 1 लाख बहनों के साथ हर साल या तो बलात्कार होता है या उनके साथ यातना होती है, घरेलू हिंसा होती है। ये मध्य प्रदेश किसने बनाया? यहां पे आदिवासी अत्याचार में सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश। ऐसा क्या कारण है? इसकी जवाबदेही क्यों नहीं दे पाए? 20 साल का शासन, 20 साल का मुख्यमंत्री, आदिवासियों को 9 हाथ गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, उनके सर पे पेशाब करने लगे। आदिवासियों के सम्मान का, उसके उत्थान का इतना अत्यधिक आपने वो किया कि आर्थिक सबसे गरीब प्रदेश में पहला जिला अलीराजपुर हमारा है। 20 साल के मुख्यमंत्री और 20 साल की सरकार में ये मध्य प्रदेश बनाया आपने ये नहीं बता पाए कि जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बड़ी बड़ी बात की, आयुष्मान कार्ड की बात की, मोदी जी और शिवराज जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से नंबर 1 बना दिया, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, अलग अलग तरह के अलग अलग बार झूठ, ये नहीं बता पाए कि इसी प्रदेश में एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिलती है तो हजारों केस कंधे पे, साइकिल पे, ठेले पे, बैलगाड़ी में कंधे पे ले जाके, लाशों को ले जाते हुए रोज वीडियो विजुअल बनते हैं। ऐसा क्यों? बता पाए कि आयुष्मान कार्ड का घोटाला मेरे ही प्रदेश में होता है। ये क्यों नहीं बता पाए आप कि मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित 120 निजी अस्पतालों में 250 करोड़ रुपए के घोटाले इसमें हुए अपने कोरोना में? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से 29% हेल्थ सेंटरों की 20 साल में कमी है? क्या कारण है कि प्राइमरी सेंटर 46% कम है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 48% कम है? क्या कारण है कि गर्भवती बहनों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, शवों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है? फर्जी नर्सिंग कॉलेज की 1,25,000 विद्यार्थियों पर डिग्री दे दी, या उनके साथ भविष्य उनका, उसकी जांच हुई तो खतरे में पड़ गया। कोरोना की मौतें किसी से छुपी भी नहीं है। ऐसे तमाम 20 साल के शासन की जो दुर्व्यवहार है अमित शाह जी वो नहीं बता पाए। वो बार बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को 20 साल पहले जिनका शासन था उनको कोसते हुए, उनको गालियां देते हुए, उन पर आरोप लगाते हुए अलग अलग बातें कही। सवाल इतना है कि एक बात उनने जो सही कही उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि हम उसके चेहरे पर चुनाव लड़ सकें। उनने इस सवाल का जवाब कि क्या मुख्यमंत्री यही रहेंगे तो रोक दिया। ये तय हमारी पार्टी करेगी। इसका मतलब है शिवराज जी पे हमें भरोसा नहीं है। ये वक्तव्य दिया है। आर्थिक स्थिति पे भी बहुत सी बातें कही, उसका जिक्र तरुण भानोर जी करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी सीट पर। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 तथ्यों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड और बना चुकी है, झूठ बोलने में नंबर 1, झूठी घोषणाएं करने में नंबर 1। उसने एक आज नया रिकॉर्ड और बनाया कि देश के गृह मंत्री से भी झूठ बोलवा दिया।
ये एक पत्र मेरे पास है, बहुत से आप लोगों की जानकारी में शायद आया भी होगा। ये मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग का पत्र जारी किया गया 30 जून को एक एडवाइजरी के साथ कि निम्नलिखित विभागों में और उसके अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित योजनाओं में आप वित्तीय खर्चे अपने बजट के विभाग का नहीं करें। मैं यहां से अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूं। नगरीय विकास एवं आवास बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी फ्लैगशिप योजना है हर गरीब को मकान मिले। हाउसिंग फॉर ऑल पर रोक लगाई गई। स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधा हेतु एक मुक्त अनुदान दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी गई कि सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसका तो अर्थ यही हुआ। मैं आपको इसकी कॉपी भी दे दूंगा। कौन सा मध्य प्रदेश आपने बनाया? आप 2003 की बात कर रहे थे, आपने झूठे आंकड़े पकड़ा दिए थे माननीय गृह मंत्री जी को, उनसे भी पाप कराया, उनको भी पाप में शामिल कराया, उनकी भी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपने छवि और खराब की। 2003 में जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के ऊपर 26,000 करोड़ के लगभग कुल कर्जा था। शिवराज सिंह जी, रिपोर्ट कार्ड में आप मध्य प्रदेश की जनता को माननीय गृह मंत्री महोदय के मुख से यह आंकड़ा दिलवाते कि आज जितना मध्य प्रदेश का सालाना बजट है जो आपकी सरकार ने स्वीकृत कराया है विधानसभा में, उससे ज्यादा कर्जा मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 26,000 करोड़ से बढ़कर मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर हो गया। मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर हो गया अर्थात मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर वो कर्ज का बोझ बढ़ गया। और जितना कर्जा आप 2003 की बात करते हैं कुल सरकार के ऊपर था, उससे ज्यादा आप ब्याज की राशि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के रूप में जो आपको मिलती है करों के रूप में, वो भर रहे हैं। भला किसका हुआ ये भी बता दीजिए। क्या मजदूरों का वेतन बढ़ा, उनकी कमाई बढ़ी? क्या मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बेहतर हुई? क्या कामकाजी महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई? क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई? किसकी आय बढ़ी? छोटे छोटे व्यापार करने वाले व्यापारी, क्या उनकी आय बढ़ी? तो ये पैसा कहां गया? आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देना है, आपको हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को यह देना है कि लाखों करोड़ रुपए का ये जो कर्जा आपने मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर चढ़ाया है, अगर किसी वर्ग का भला नहीं हुआ तो ये पैसा कहां गया? ये भ्रष्टाचार के मुंह के अंदर ये पैसा गया है। फाइनेंशियल स्टेट मध्य प्रदेश की क्या है कि आप बार बार वित्त मंत्रालय को लिख रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय को, कि हमारी एफआरबीएम की लिमिट बढ़ा दीजिए जिससे हम कर्जा और ले सके। कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की 15 माह की सरकार में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने वित्त मंत्री के रूप में उस सरकार में काम किया। 15 माह के कार्यकाल में हमने कुल 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। और आप सबको याद होगा कि जिस दिन सरकार बन रही थी, कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे, तो जाती हुई सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय मलैया जी ये वक्तव्य दे रहे थे, हम तो मध्य प्रदेश का खजाना खाली करके जा रहे हैं, देखते ही सरकार कैसे काम करेगी। हमने मात्र 15 माह में 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिसमें से 9,500 करोड़ रुपया हमने किसान कर्ज माफी का जमा किया और 28.5 लाख किसान भाई बहनों का मध्य प्रदेश में ऋण माफ किया। हमने तत्काल में सरकार में आते ही लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को दिलाई। मेरे पत्रकार बंधु साथी यहां बैठे हैं, अपने उस कार्यकाल के बिजली के बिलों को आप भी निकाल लीजिएगा और आज के बिजली के बिल से जोड़ लीजिएगा, कितना अंतर आता है। जिसका बिल 100 रुपया और 200 रुपया आता था, आज वो 2,500 और 3,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया। हमने सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का जो टैक्स के रूप में आता है, भ्रष्टाचार में इस्तेमाल नहीं किया था। और आज औसतन 4,500 करोड़ रुपया प्रति माह आप कर्ज ले रहे हैं। तो आप 15 माह की सरकार से हमारे अपने 18.5 साल के कार्यकाल की तुलना करके देख लीजिए। आपने सिवाय मध्य प्रदेश को चौपट और चरपट करने के अलावा कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार अपने चरम पर स्टेट में है और आप पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फेल हो चुके हैं। हमें विश्वास है कि 2023 के अगले 2-3 माह के अंदर जो अब
चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के हर अंचल का, हर समाज का, हर तबके का, हर वर्ग का व्यक्ति आपके ऊपर अविश्वास प्रकट करेगा और बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनेगी और जो हमारे बाकी बचे हुए काम है वो हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। क्या अभिभाषक, राज्यसभा के सदस्य और सबसे अधिक मैं सार्वजनिक तौर पर यूं कहते हुए गौरवान्वित हूं कि जितने केस मुझ पर हैं उनमें सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाले हमारे नेता, जिनकी वजह से हम स्वच्छंद घूमते हैं, माननीय विवेक तन्खा साहब, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक माननीय तरुण भनोट जी, हमारे आक्रामक विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, हमारे मीडिया समन्वयक साथी श्री अभय दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशासन माननीय अशोक सिंह जी, मीडिया टीम के मेरे मित्रों, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफरों और शराब बिकवाने के नशे में सरकार ने 1.5 साल माननीय कमलनाथ जी की सरकार को उसमें जोड़ दिया है। तो जब झूठ परोसने में हमारी सरकार को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है तो रिपोर्ट कार्ड कितना सच्चा होगा आप खुद उसका अंदाज लगा सकते हैं। हमारे बीच हमारे 3 सीनियर लीडर मौजूद हैं जो उस रिपोर्ट कार्ड का राजनीतिक, तकनीकी और संवैधानिक तौर पर उस झूठ का खुलासा करेंगे। मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे गौरव माननीय विवेक तन्खा जी से, क्योंकि सर की 4 बजे फ्लाइट है, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे अपना अभिमत लोकतंत्र के 14 स्तंभ के सामने प्रस्तुत करें। माननीय तन्खा साहब। विस्तार से देश के ख्यातनाम विधि विशेषज्ञ और हमारे वरिष्ठतम नेता विवेक तन्खा जी ने आप लोगों के सम्मुख उस जो आज प्रोग्रेस रिपोर्ट अमित शाह साहब ने रखी है उस पर प्रकाश डाला। जीतू पटवारी जी और तरुण भनोट जी ने। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। ये लोग झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी करते हैं। अमित शाह साहब ने इतना बड़ा आज झूठ कहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को कालांतर में बीमारू राज्य के रूप में परिभाषित किया गया था और अब मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य है। क्षमा कीजिएगा गृह मंत्री जी, आप आपके प्रधानमंत्री के विभाग पर निगाह नहीं डालते। जिस नीति आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस नीति आयोग के जो उप प्रमुख हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं अमिताभ कांत, वो एक जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यक्रम में कहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के पिछड़ेपन की वजह से देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। ये बात उन्होंने 2018 में कही थी, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया था जहां आप लोगों की सरकार थी। और अमित शाह साहब कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जी ने अभी जो रिपोर्ट जारी की वो देखते हुए आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के जो सर्वाधिक गरीब प्रांत देश में हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद। और जानते हैं क्या कहा है उन्होंने कहा कि 36.37% लोग मध्य प्रदेश में 12 इंडिकेटर्स के आधार पर, जिसमें हेल्थ है, जिसमें उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशन है, इन 12 इंडिकेटर्स में सबसे पिछड़े हुए 4 राज्यों में है, सबसे गरीब 4 राज्यों में। और उन गरीब 4 राज्यों में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक जो गरीबी है वो आदिवासी जिलों में, झाबुआ, अलीराजपुर, 71% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जो 40% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्योंकि बहुत सारा विषय है,
उस पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे। अभी जो तरुण भानोट जी ने एक बहुत प्रमुख बात की है, उसके दूसरे हिस्से का मैं खुलासा करना चाहता हूं। आज गृह मंत्री जी ने कहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं तो ग्रांट की और डिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। तो गृह मंत्री जी, आपका जो ग्रांट है, जो अभी तरुण जी ने बताया 4 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है वृद्धावस्था की, उसकी स्थिति यह है कि 4 महीने में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, महिला एवं बाल विकास विभाग 15 योजना 0 पैसा, किसान कल्याण विभाग 16 योजना 0 पैसा, जल संसाधन विकास विभाग 12 स्कीम्स 0 पैसा। 4 महीने से किसी स्कीम में गृह मंत्री जी पैसा नहीं आया। जब मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 40% मैचिंग ग्रांट नहीं है, हम 40% मिलाएंगे तो ना मोदी जी भेज रहे हैं ना हम उसको खर्च कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। सबसे बुरी व्यथा मध्य प्रदेश के किसानों की है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अभी रिपोर्ट रखी दिसंबर 22 में, उसमें कहा है कि देश के 4 मात्र प्रांत ऐसे हैं जिसके किसानों की आमदनी घट गई, उसमें मध्य प्रदेश है गृह मंत्री जी। और मध्य प्रदेश के किसानों की ये अवस्था है कि सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं बोनस पर प्रतिबंध लगाता हूं, और आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की तो 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने मुनाफा कमाया। आपके गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी, ये बता कर जाइए मध्य प्रदेश को। 6 प्रांतों में उस योजना पर ताला लगा दिया है गुजरात से। तो मैं प्रार्थना करता हूं, हम पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, कम से कम 10 पन्नों का हम रिप्लाई दे रहे हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.